मुख्यमंत्री ने बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण विराम लगाने की दी हिदायत। बोकारो में बालू के अवैध धंधे पर लिया संज्ञान। सभी उपायुक्तों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए प्रदेश भाजपा की समीक्षात्मक बैठक। पहले दिन प्रत्याशियों के साथ हुआ विमर्श, कल भी जारी रहेगी बैठक। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी पर भाजपा ने साधा निशाना, बताया खींचतान का नतीजा। भाकपा माले ने किया स्पष्ट, पार्टी की ओर से मंत्री पद का नहीं है दबाव। और तूफान फिंगल का झारखंड पर पड़ेगा आंशिक असर। दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश, जबकि मध्य क्षेत्र में बूंदाबांदी के आसार। 5 दिसंबर के बाद से और बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सम्मेलन में हिस्सा लिया। वे कल भी इसमें शामिल होंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण विराम लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बोकारो में ट्रैक्टर से बालू के अवैध ढुलाई के संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने बोकारो उपायुक्त को तत्काल इस पर रोक लगाने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि अन्य सभी जिलों के उपायुक्त भी संज्ञान लें और ऐसे किसी भी हरकत पर पूर्ण विराम लगाएं। श्री सोरेन ने एक अन्य पोस्ट में दुमका उपायुक्त को प्रतिबंधित लॉटरी मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए आज से रांची में भाजपा की 2 दिवसीय मैराथन बैठक शुरू हुई। पहले दिन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में प्रत्याशियों के साथ लंबा विमर्श हुआ। बारी बारी से प्रत्याशियों से विधानसभा चुनाव के संबंध में राय ली गई और हार के कारणों को जानने का प्रयास किया गया। बैठक में अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयों पर भी मंथन हुआ। भाजपा की यह समीक्षात्मक बैठक कल भी जारी रहेगी। 3 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी प्रदेश के नेताओं की एक बैठक प्रस्तावित है। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। सरकार ने 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसे देखते हुए अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री का होना जरूरी है। इधर मंत्री बनने के लिए विधायकों ने लॉबिंग तेज कर दी है। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में हैं और कुछ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी भावना से उन्हें अवगत कराया है।
इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कैबिनेट गठन के मामले पर कहा है कि प्रयास यह है कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों और क्षेत्रों का समावेशी प्रतिनिधित्व मिले। देखिए, बहुत जल्द प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री का कि जल्द से जल्द हम एक संतुलित मंत्रिमंडल झारखंड को दें और थोड़ी जो नया अलायंस का सरकार बनी है तो हमारे जो अलाइज पार्टनर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करके प्रयास यही है कि सभी वर्गों सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के लिए इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद की चाह में घटक दलों में आपस में ही रस्साकशी चल रही है। देखिए, हम लोगों ने तो सरकार को शुभकामनाएं दी थी और सफल कार्यकाल के लिए हमारी इच्छा भी है कि वो सफलता से अपना कार्यकाल पूरा करे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ आप देखिए राजनीतिक रूप से मारकाट मचा हुआ है, कैबिनेट के बर्थ के लिए उप मुख्यमंत्री का डिमांड किया कांग्रेस ने और उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मना कर दिया। तो यहाँ पे जो जनता के हित में बात होनी चाहिए वो फोकस हटा हुआ है। यहाँ किसको कितना बर्थ मिलेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फॉर्मूला जो तय कर रही है उसके हिसाब से तो कांग्रेस 3 बर्थ पे रह जाएगी, राजद को 1 भी बर्थ नहीं मिलेगा। तो क्या सारे 10 मंत्री जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के होंगे। तो ये अभी सरकार की शुरुआत ही हुई है और ये आपसी खींचातानी दिखने लगी। इस बीच भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया है कि पार्टी का हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर सरकार पर दबाव नहीं होगा। रांची स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि झारखंड का जनादेश पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाकपा माले जनहित के मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर आवाज बुलंद करती रहेगी। अगर बिजली महंगी बेची जा रही है तो महंगी बिजली का पूरा बोझ भारत की आम जनता पर है। यहाँ तक कि शेयर बाजार में भी जब इनके शेयर के इसमें गिरावट आती है वो भी छोटे निवेशकों पर। तो ये पूरे टोटल अदानी के जो भ्रष्टाचार, इस पूरे भ्रष्टाचार का खामियाजा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इस देश के आम ग्राहक, आम नागरिक, आम आवाम को हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से बेखबर है, एकदम कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं है। तो इस सवाल पर जनता की अदालत में इन बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक राधाकृष्ण किशोर, राजेश कच्छप और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने मुलाकात कर उन्हें बधाई तथा शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री सह झामुमो विधायक हाफिजुल हसन अंसारी समेत अन्य अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। विधानसभा के विशेष सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। 4 दिवसीय सत्र के पहले दिन 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। उसके अगले दिन 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का 11 दिसंबर को सदन में अभिभाषण होगा। उसी दिन दूसरी पाली में सरकार चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विशेष सत्र के आखिरी दिन 12 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। संविधान दिवस को लेकर रांची में आज संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ समेत अन्य वक्ता शामिल हुए। रांची में संविधान दिवस को लेकर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि यह एक पवित्र ग्रंथ की तरह है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लोग इनके प्रति को चमकाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग ही इसकी अनदेखी कर रहे हैं। आप देखो, संविधान तो हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिए। और संविधान तो एक अच्छी जगह
रखना, उसका अध्ययन करना, उसके अनुरूप देश को चलाना, देश को आगे बढ़ाना। लेकिन आप अक्सर देख लो संविधान में एक छोटी सी कॉपी लेके लाल रंग का एक राजनीतिक मुद्दा, ये पवित्र ग्रंथ है, ये कोई वोट बैंक और उसको चमकाने वाला नहीं है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता बैजनाथ मिश्र ने कहा कि संविधान हमारा स्वाभिमान है और यह जीवित दस्तावेज है जिस पर देशवासियों को गर्व है। उन्होंने सबों से संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। समाजवादी सब और सेकुलरिज्म, जिसकी हिंदी होती है पंथ निरपेक्ष, पंथ और धर्म में अंतर होता है। पहले ये आप लोगों को दिमाग में साफ होना चाहिए सब लोग। पंथ में एक किताब, एक उपासना पद्धति, एक देवता, गॉड हो, वाहे गुरु हो, खुदा हो, जो भी हो, एक। उसको नहीं माने तो पंथ से निष्कासित। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान दिवस के आयोजन से इसके प्रति लोगों की जागरूकता और जानकारी बढ़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पूरी किताब न कंठस्थ हो। संगोष्ठी में विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई गई। रांची से सरिता की रिपोर्ट। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह चुनाव का मुद्दा नहीं बल्कि राज्य और यहां के लोगों के अस्तित्व से जुड़ा है। मैंने हमेशा कहा कि ये हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं। अभी चंपई सोरेन जी ने घोषणा की है, इसके पहले बाबूलाल मरांडी जी का दौरा हो चुका है। आपको पता है कि जिस तरह से बरहेट में पहाड़िया आदिवासी जनजाति की लड़की के साथ रेप किया गया था, वो केस हुआ था, उसमें बाबूलाल मरांडी जी का दौरा हो चुका है। चंपई सोरेन जी जनवरी से आंदोलन करेंगे, हम इस पर आंदोलन करेंगे। आदिवासियों की जो घटती संख्या है 45% से जो 28% हो गया है और 23-24% हो गया है, और मुसलमानों की जो जनसंख्या 9% से 24%, 25% हो गया है, ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यहाँ एनआरसी लागू कराएंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि राज्य की इंडी गठबंधन सरकार बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने के प्रति गंभीर न होकर उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डालने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि समय पर ट्रांसफार्मर, तार और बिजली के पोल उपलब्ध हो सके, इस मुद्दे पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से लोहरदगा जिला परिषद कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, JSLPS डालसा, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी कर्मी और बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि समेत महिला पर्यवेक्षिका समेत अन्य लोग प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए शी बॉक्स पोर्टल, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह एक्ट समेत अन्य प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि किसी महिला को अगर किसी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है तो हेल्पलाइन से उसे सहायता मिल सकती है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने और जन जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जिले के सभी प्रखंडों और सभी उच्च विद्यालय में 2 से 9 दिसंबर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिम्मेवारी बनती है कि क्योंकि अब सरकार का निर्देश भी है कि इस तरह से आपको एक सूचीबद्ध तरीके से हर जगह कैंपेन्स करने हैं, इससे ज्यादा जमीनी स्तर पे लेके आए। इसीलिए हम लोगों ने विचार किया कि हर प्रखंड में सूचीबद्ध तरीके से काम हो, हर एक तारीख पे उसकी बढ़िया तरीके से मॉनिटरिंग हो, सोशल मीडिया कवरेज हो, उसके फोटोज, वीडियोस सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भारी मात्रा में शेयर हो, प्रिंट मीडिया में भी उसका प्रकाशन हो। इससे ये होगा कि
जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको लोग समझ पाए। जनरली क्या है कि सभी को इस बात की जानकारी है कि हाँ, एक दहेज उत्पीड़न से अगर महिलाओं को बचना है उसके लिए कानून है। झारखंड शिक्षा परियोजना लोहरदगा के तत्वावधान में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए BRP CRP मास्टर प्रशिक्षकों की 2 दिवसीय ट्रेनिंग आज से शुरू हुई। डाइट चीरी में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के सभी प्रखंडों के BRP और CRP शामिल हुए। इस अवसर पर प्रभाग प्रभारी विनय बंधु कच्छप ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा रांची में नक्सल विरोधी जंगल अभियान थंडरबोल्ट आयोजित किया गया। इस 4 दिवसीय अभ्यास के क्रम में नक्सलियों द्वारा अपनाई जा रही नवीनतम कार्यप्रणाली को शामिल करते हुए विभिन्न परिदृश्यों का मॉक प्रदर्शन हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संभावित नक्सली खतरों का पूर्वानुमान लगाना और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एकीकृत मजबूत सुरक्षा ग्रिड को सक्रिय करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना था। अभ्यास में झारखंड पुलिस के नक्सल विरोधी विशेष बल झारखंड जगुआर, आतंकवाद विरोधी दस्ता और केंद्रीय सुरक्षा बल प्रथम के जवान शामिल थे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने बताया है कि OTT प्लेटफॉर्म वेब्स फिलहाल 13 भाषाओं में उपलब्ध है और जल्द ही सभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वन स्टॉप शॉप की तरह से इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप अपने अगर बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, साफ सुथरा परिवार के लिए मनोरंजन चाहते हैं और साथ साथ देश दुनिया की खबरें चाहते हैं, बच्चों के लिए गेम्स चाहते हैं और अगर आप शॉपिंग का भी सुविधा लेना चाहते हैं और स्पोर्ट्स लाइव देखना चाहते हैं तो हमारा जो वेव्स नेटवर्क है, वेव्स प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में है। अभी 13 लैंग्वेजेस को हमने इंजेस्ट किया है, 13 लैंग्वेजेस ऑन बोर्ड है, लेकिन हम सभी रीजनल लैंग्वेजेस को इसमें डालेंगे। हमारे पूरे देश की सभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे संबंधित जो भी कंटेंट है, फिल्में हैं, उनके सीरियल्स हैं, वो सब हम इस पे डालेंगे। और अभी हमने नेशनल न्यूज़ चैनल्स इसमें डाले हैं। हम आगे जाकर इसको क्षेत्रीय जो न्यूज़ चैनल हैं धीरे धीरे उनको भी इस पे डालेंगे। दिल्ली के झारखंड भवन पर बनी सोहराई पेंटिंग ने एक और कीर्तिमान बनाते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बना लिया है। यह पेंटिंग झारखंड की समृद्धशाली लोक कला को भी एक नई पहचान देने का काम कर रही है, जो यहां से गुजरने वालों को बरबस अपनी ओर
आकर्षित कर रही है। गौरतलब है कि झारखंड भवन पर बनी सोहराई पेंटिंग को रांची के युवा चित्रकार धनंजय कुमार ने मूर्त रूप दिया है। 110 फीट ऊंची यह पेंटिंग कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। इसके साथ ही झारखंड भवन परिसर के अंदर भी लगभग 200 से अधिक पेंटिंग लगाई गई है, जिन्हें बनाने में करीब 1.5 महीने का समय लगा था और इसमें 40 कलाकारों का योगदान रहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर विभिन्न मार्गों पर रेल सेवाओं के विस्तारीकरण और बंद हुई रेल सेवाओं को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया। रांची उपायुक्त ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक कर रांची समाहरणालय परिसर की साफ सफाई एवं सुंदरीकरण के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साफ सफाई एवं रखरखाव को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने नोडल पदाधिकारी को भी नामित किया। चतरा उपायुक्त ने डोर टू डोर सर्वे कर विशेष अभियान चलाकर जिले के आदिम जनजाति परिवारों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीडीओ, सीओ और जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि बीडीओ स्वयं पीवीटीजी बस्तियों में पहुंचकर अभियान का नेतृत्व करेंगे। चतरा के दरियातू पंचायत में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किसानों के बीच चना बीज का वितरण किया गया। उधर पाकुड़ में भी एग्री स्मार्ट विलेज के किसानों को चना का बीज दिया गया। खूंटी में मत्स्य विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारी को लाभुकों के चयन के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच 2 सेट गर्म पोशाक का वितरण किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि कुल 44,192 बच्चों के बीच पोशाक का वितरण किया जाएगा। समाज कल्याण पदाधिकारी को सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। देवघर उपायुक्त ने जिले में धान खरीद और किसानों को राशि के भुगतान को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से राशि के भुगतान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हिरहरगंज थाना क्षेत्र के इचाक गांव से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 657 ग्राम अफीम बरामद किया गया। राज्य में बचे खुचे नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। चाईबासा पुलिस के साथ मुठभेड़ में पीएलएफआई का एक एरिया कमांडर लंबू ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि टेबो थाना अंतर्गत तोमरोंग गांव के जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई और यह पीएलएफआई एरिया कमांडर मारा गया। जानते हैं मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उठे चक्रवात फंगेल के प्रभाव से देश के बड़े हिस्से का मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। झारखंड में इसका आंशिक असर पड़ने का अनुमान है। चक्रवातीय तूफान फेंगल लगातार आगे बढ़ रहा है। इस तूफान का झारखंड पर आंशिक असर पड़ने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इसके प्रभाव से झारखंड के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश जबकि मध्य इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। साइक्लोन एक बड़ा सिस्टम होता है। इसका जो आउटर क्लाउड बैंड है, जो बाहरी बादल का क्षेत्र है, वो झारखंड में भी आ रहा है। खासकर जो दक्षिणी भाग है झारखंड में, वहाँ पे उसका घनत्व थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से दक्षिणी भाग में कुछ हल्की बारिश के चांसेस है और दक्षिणी भाग से सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ थोड़ा बूंदाबांदी के चांसेस है। श्री आनंद ने बताया कि तूफान फेंगल की वजह से दिन के तापमान में गिरावट जबकि रात में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। 5 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव बढ़ेगा, जिससे राज्य में ठंड की वृद्धि हो सकती है। 5 तारीख से ये सिस्टम का पूरा असर खत्म हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सक्रिय होगा, तो जिसके कारण से 5 तारीख से झारखंड में फिर से एक बार ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा।
उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर से तूफान का प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। झारखंड में इसका आंशिक ही असर है और दक्षिणी भाग है जो कोल्हान प्रमंडल है वहाँ पे थोड़ी सी बारिश देखने को मिल सकती है और जो दिन का तापमान है वो थोड़ा गिरता हुआ और रात का तापमान है वो थोड़ा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.4 और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23.6 और न्यूनतम 17.9 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया लीग HIL के साथ साझेदारी की है ताकि देश भर के लाखों दर्शकों तक हॉकी टूर्नामेंट का रोमांच पहुंचाया जा सके। एक ऐतिहासिक कदम के तहत दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया के साथ अपनी साझेदारी को भी सभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक बढ़ा दिया है। विभिन्न श्रेणियों में सभी हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप के साथ साथ हॉकी इंडिया के स्वामित्व वाले भारत के सभी हॉकी इवेंट DD पर प्रसारित किए जाएंगे। इधर 28 दिसंबर से शुरू हो रहे HIL लीग में 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीमें भाग लेंगी। लीग के मैच राउरकेला और रांची में खेले जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय की टीम इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप में भाग लेगी। यह प्रतियोगिता 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चंडीगढ़ में खेली जाएगी। राष्ट्रीय कोच शिहान रंजीत मेहता ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए टीम 28 नवंबर की देर रात चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। श्री मेहता ने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि बिहार के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई हैं, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण विराम लगाने की दी हिदायत। बोकारो में बालू के अवैध धंधे पर लिया संज्ञान। सभी उपायुक्तों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए प्रदेश भाजपा की समीक्षात्मक बैठक। पहले दिन प्रत्याशियों के साथ हुआ विमर्श, कल भी जारी रहेगी बैठक।
हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी पर भाजपा ने साधा निशाना, बताया खींचतान का नतीजा। भाकपा माले ने किया स्पष्ट, पार्टी की ओर से मंत्री पद का नहीं है दबाव। और तूफान फिंगल का झारखंड पर पड़ेगा आंशिक असर, दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश जबकि मध्य क्षेत्र में बूंदाबांदी के आसार। 5 दिसंबर के बाद से और बढ़ेगी ठंड।